नमस्कार साथियों, मैं राजकुमार। आज हम ग्रुप डी एएलपी टेक्नीशियन 2026 में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, ग्रुप डी का अभी चल ही रहा है एग्ज़ाम, और एएलपी टेक्नीशियन का आपको फरवरी मार्च में इसका भी एग्ज़ाम हो जाएगा। तो उसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक समझिए कि टारगेट सीरीज है जो आपका साइंस मजबूत बैच चल रहा है कोर्स इसका अपने एप्लीकेशन पर, उसका पीवाईक्यू प्रैक्टिस जो हम यहाँ करने वाले हैं, है ना। इसमें 25 पीवाईक्यू आपके रहेंगे जो कि बेस्ट क्वेश्चंस रहेंगे और उसके बेस्ट एनालिसिस भी मैं आपको करवाऊँगा। और अगर आप चाहते हैं इसका थ्योरी पढ़ना तो आप जो है एप्लीकेशन पर जाके मात्र 99 रुपये में आप कंप्लीट कोर्स पढ़ सकते हैं। इसमें कंप्लीट साइंस आपको बेसिक से पढ़ाया जाता है, उसी का यहाँ पर जो पीवाईक्यू प्रैक्टिस होता है, समझ गए ना। पीडीएफ वगैरह सब वहीं मिलेगी, मात्र 99 रुपये। ये बहुत कम प्राइस है, जो टीचर महंगे बेच रहे हैं, महंगे कोर्स दे रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं आपको सब बहुत ज़्यादा सस्ता है। और इसमें ये मत सोचिए कि जो टीचर का मतलब ज़्यादा प्राइस वाला ये होता है तो उसमें ज़्यादा मतलब चीज़ें होती है, ऐसा बात नहीं है। आपको पूरा एनसीईआरटी वाला पूरा चीज़ इसमें कंटेंट दिया जाता है। एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा साइंस कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा। अगर मान चलिए ग्रुप डी देने वाले हैं, टेक्नीशियन देने वाले हैं, या कोई भी बिहार एसएससी भी देने वाले हैं, बिहार एसएससी में 25 साइंस रहता है, सभी के लिए आपका दिक्कत खत्म हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में साइंस आता है, पूरा एनसीईआरटी पैटर्न है। और अगर आप रीजनिंग पूरा पढ़ना चाहते हैं तो ये भी 49 रुपये में आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, आप वहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अभी 2 ही 3 क्लास सब में हुआ है, ज़्यादा हुआ भी नहीं है, तो आप जाके लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। चैनल पर जो है वो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थानों पर अणुओं के आवागमन की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है। देखिए, हमने आपको विसरण पढ़ाया था। सर विसरण क्या होता है? इसको बोलते हैं डिफ्यूजन। इसको क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन। मतलब कि उच्च सांद्रता, जैसे मान चलिए उच्च सांद्रता का मतलब क्या हुआ? जहाँ किसी भी चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा हो, ज़्यादा संख्या में हो। जैसे मैं बोल दे रहा हूँ कि हमारे पास एक गिलास ये है, एक गिलास ये है। इस एक गिलास में जो है मैं कह सकता हूँ कि जो है इस एक गिलास में जो आपका है 4 चम्मच पानी है। क्या है? 4 चम्मच, सॉरी मैं कह रहा हूँ 1 गिलास पानी है। क्या इसमें? 1 गिलास पानी है, और उसमें जो है 2 चम्मच क्या है? चीनी है। क्या है? 2 चम्मच चीनी है। और सेम उतना ही पानी यहाँ भी है, लेकिन इसमें क्या है? 1 चम्मच आपका, 1 चम्मच इसमें क्या है? नमक या चीनी, समझ सकते हैं जो भी है। तो बताइए किसकी सांद्रता अधिक होगी? क्योंकि इसमें 2 चम्मच नमक या पानी था, इसमें 1 ही चम्मच नमक या पानी होगा, तो सांद्रता किसकी अधिक है? 2 चम्मच वाले का अधिक है। तो उच्च सांद्रता का मतलब आप समझ गए। तो उच्च सांद्रता वाले स्थान से कम सांद्रता वाले स्थानों पर अणुओं के आवागमन की प्रक्रिया क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जैसे और मैं बताऊँ आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने एक पानी ले लिया। क्या ले लिया? इसमें पानी ले लिया। अब इसमें क्या करें? नील समझते हैं ना, इंडिगो, नील समझते हैं ना। नील का जैसे एक बूंद आप यहाँ पर डालते हैं, जैसे नील का एक बूंद डालते हैं यहाँ पर, तो चूँकि यहाँ पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर ज़्यादा नील है, जो कि यहाँ पर डाल रहे हैं तो यहाँ पर अभी क्या है? ज़्यादा नील है। तो वो धीरे धीरे क्या होगा? कम सांद्रता, यानी कि उच्च सांद्रता। अभी नील डाल रहे हैं, ऊपर उसका जो बूंद गिर रहा है वहाँ पर ज़्यादा सांद्रता है नील का। अब वो धीरे धीरे क्या होगा? पूरे पानी में ये फैल जाएगा, पूरे पानी में ये फैल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पर नील की उच्च सांद्रता थी और जहाँ पर कम सांद्रता थी, चूँकि यहाँ पर अभी क्या था? यहाँ पर आपका नील का भी कम सांद्रता था, तो नील उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता में आ गया, यानी फैल गया। तो ये आपका क्या होता है? विसरण होता है। तो विसरण आई होप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केवल पादप कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं संचित होती है। यानी देखिए कि केवल पादप कोशिका में, सबसे पहले नंबर बात कि हरित लवक, अवर्णी लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गुणसूत्र, ये सारे आपको जो है पादप कोशिका में देखने को मिलेंगे। गुणसूत्र भी थोड़ा बहुत देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को देखिए, केवल पादप कोशिका में उपस्थित कोशिकांगों के नाम बताइए जिनमें स्टार्च, तेल और प्रोटीन कोशिकाएं संचित रहती है। तो मैंने आपको लवक के बारे में पढ़ाया था। लवक किसमें रहता है? प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। तो लवक के मैंने आपको साथियों 3 प्रकार बताए थे ना। क्रोमोप्लास्ट मैंने आपको क्या बताया था? क्रोमोप्लास्ट बताया था। फिर मैंने आपको ल्यूकोप्लास्ट बताया था। फिर मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट। एक क्या बताया था? क्लोरोप्लास्ट। यानी कि क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या था? रंगीन लवक, मतलब जो पौधे को फूल फल के रंग प्रदान करेंगे, बीजों को रंग प्रदान करेंगे। ल्यूकोप्लास्ट मतलब क्या था? अवर्णी लवक। क्या होता है? अवर्णी लवक, मतलब जो आपका जो है कि जो मतलब कि पौधों की कोशिकांगों में क्या करते हैं? स्टार्च, तेल और प्रोटीन कणिकाएं संचित करता है, तो ल्यूकोप्लास्ट ही हो जाएगा। और ल्यूकोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहता है? अवर्णी लवक। और एक होता है क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जो कि प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? अवर्णी लवक, यानी कि ल्यूकोप्लास्ट इसको बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवाणु में एक अस्पष्ट केंद्रक भाग होता है जिसमें केंद्रीय झिल्ली नहीं होती है और केवल प्रोटीन रहित डीएनए होता है। इसे भाग को क्या कहते हैं? देखिए
मैंने आपको बताया था जीवाणु क्या होते हैं, यूनिसेलुलर यानी कि एक कोष के जीव होते हैं। इसमें केंद्रक उतना स्पष्ट नहीं होता है, तो इसमें जो आपका बताया जा रहा है कि इसमें एक अस्पष्ट केंद्रक भाग होता है। केंद्रक होता है लेकिन बहुत अस्पष्ट होता है, अनडेवलप्ड होता है। तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं केंद्रकाभ। उसको क्या कहते हैं हम, केंद्रकाभ कहते हैं। ठीक है, चलिए। कोशिका अंग का कौन सा घटक मुख्य रूप से पैकेजिंग सामग्री का कार्य करता है, जिसे या तो अंतः कोशिका लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है या सेल के बाहर स्रावित किया जाता है। देखिए सीधा सा बात है, पैकेजिंग का पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पैकेजिंग। भोजन को पैकेजिंग कौन करता है, फिर उसको भेजा जाता है जहाँ पर जरूरत है, तो वो आपका कौन रहता है, गोल्जी का। कौन होता है, गोल्जी का। गोल्जी का की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी, मैंने आपको बताया था। यानी कि पैकेजिंग का, भोजन के पैकेजिंग का कार्य कौन करेगा, गोल्जी का करेगा। अच्छा भोजन, अच्छा प्रोटीन, अच्छा ये बताइए प्रोटीन और वसा कौन बनाता है, तो ये बनाता है आपका ईआर। कौन बनाता है, ईआर। ईआर का मतलब क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होते हैं, एक होता है आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये आपका प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका वसा बनाएगा। तो भोजन तो ये बनाता है लेकिन पैकेजिंग का कार्य कौन करता है, गोल्जी का करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। परमाणु झिल्ली रहित परमाणु सामग्री वाले कोशिकाओं वाले जीवों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। देखिए परमाणु झिल्ली रहित मतलब कि परमाणु मतलब यहाँ पर कोशिका समझ लीजिए। ठीक है ना, परमाणु मतलब क्या समझ लीजिए, यहाँ पर कोशिका आप समझ लीजिए। मतलब कि झिल्ली वगैरह नहीं है, झिल्ली रहित। झिल्ली रहित मतलब झिल्ली है ही नहीं। तो भाई साहब जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, क्या होती है, जो आपके प्रोकैरियोटिक होता है ना, प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है वो क्या होती है, उसके केंद्रक डेवलप नहीं होते हैं। जैसे आपके जो बैक्टीरिया वगैरह हैं ये आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं, इसके केंद्रक डेवलप नहीं होते हैं, जिसके कारण उसमें जो अंग होते हैं, जो भी कुछ अंग होते हैं वो अंग झिल्ली रहित होते हैं। झिल्ली सुरक्षा देने के लिए उसमें नहीं रहती है। तो बोलेंगे झिल्ली रहित परमाणु या झिल्ली रहित कोशिका सामग्री वाले कोशिकाओं वाले जीवों को निम्नलिखित में से क्या कहता है, तो प्रोकैरियोटिक कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक इंग्लिश शब्द है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, प्राक केंद्रिक कहते हैं। समझ के बात को ना। और एक होता है यूकैरियोटिक कोशिका डेवलप कोशिका होती है, उसमें केंद्रक डेवलप होते हैं, बहुत सारे अंग, मतलब बहुत सारे क्या, सारे अंग झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है ना, उसको यूकैरियोटिक को हिंदी में सुकेंद्रिक कहते हैं। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर आपका प्राक केंद्रिक हो जाएगा। समझ गए। डैश एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन है। मैंने आपको कोशिका विभाजन बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है कि कोशिका विभाजन दो प्रकार के होते हैं। एक आपके कौन होते हैं, एक आपके होते हैं समसूत्री कोशिका विभाजन, एक आपके होते हैं अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री कोशिका विभाजन जो आपके है, समसूत्री कोशिका विभाजन आपके जो सोमैटिक सेल्स है, देहांग कोशिका है, उसमें होती है। और एक आपके होते हैं अर्धसूत्री, एक क्या होते हैं आपके अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, जो कि आपके जनन कोशिका में होती है। तो क्या पूछ रहा है, कोशिका द्रव का दो संतति कोशिकाओं में। समसूत्री विभाजन क्या होता है कि एक मातृ कोशिका से दो संतति कोशिकाएं बनती है, दो पुत्री कोशिका बनती है, जो कि मातृ कोशिका के समान होती है और उसमें समान गुणसूत्र होते हैं। तो यही तो पूछ रहा है कि दो संतति कोशिकाओं में, तो क्या हो जाएगा, तो आपका अच्छा एक मिनट डैश एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो कोशिका द्रव का, देखिए कोशिका द्रव का दो, तो कोशिका द्रव विभाजन मैं दूसरा चला गया था ना। तो खैर मैंने जो भी एक्स्ट्रा बता दिया तो आपको समझ ही आना चाहिए कि समसूत्री विभाजन का मतलब क्या हो गया। समसूत्री विभाजन का मतलब हो गया कि एक मतलब कि मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका बनेगा। अगर अर्धसूत्री बोलेगा तो एक मातृ कोशिका से चार नई पुत्री कोशिका बनती है। ठीक है ना, तो मैं ऑप्शन को देखा ही नहीं, मैं कुछ और बोल दिया। खैर चीज़ों को बताया तो आप समझ ही गए होंगे। यहाँ क्या कह रहा है, डैश एक यूकैरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिका विभाजन है। तो कोशिका द्रव का तो मतलब यही होता है ना, मैंने आपको बताया था ना। देखिए मैंने आपको बताया था कि समसूत्री में क्या होता है कि पहले एक मातृ कोशिका ये रहा, इससे कितना बना है आपका, इससे आपका मतलब इसमें केंद्रक जब विभाजन होगा, इसमें जब केंद्रक आपका विभाजन होगा, ये इसमें क्या था अभी एक केंद्रक था, इसमें क्या था अभी एक केंद्रक था। जब इसमें आपका इसमें एक केंद्रक था, जब यहाँ पर जो आपकी क्या बोलते हैं केंद्रक विभाजन का प्रोसेस होगा, प्रोफेज अवस्था होगा, मेटाफेज होगा, एनाफेज होगा, टेलोफेज होगा, उसके बाद इसमें क्या होती है कि ये आपके कोशिका में दो केंद्रक हो जाती है। क्या हो जाती है, दो केंद्रक हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसमें होता है कोशिका द्रव विभाजन। क्या होता है इसमें, कोशिका द्रव विभाजन होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि दो कोशिकाएं आपकी अलग अलग, दो पुत्री कोशिका आपकी अलग अलग बन जाती है। ठीक है ना, तो यानी कि कोशिका द्रव विभाजन से ही दो संतति कोशिका बनता है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ की बात को ना। चलिए, किस कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं। देखिए किसके होते हैं, तो सिंपल दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, इन दोनों के क्या होते हैं, अपने खुद के क्या होते हैं, राइबोसोम और डीएनए होते हैं। राइबोसोम जिसके पास है तो भाई आसानी से वो प्रोटीन बना सकता है। ठीक है ना। चलिए
यदि एक कोशिका को डैश में रखा जाता है तो कोशिका से जल का शुद्ध प्रभाव होगा और कोशिका के आयतन में कमी आएगी। अब देखिए, कोशिका के आयतन में कमी आएगी, मतलब यदि एक कोशिका को डैश में रखा जाता है तो किस में रखा जाएगा कि कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह, मतलब कोशिका से जो है, कोशिका से जल का शुद्ध प्रवाह होगा, मतलब कोशिका से जल निकल जाएगा। तो आपको जो है कोशिका के आयतन में कमी आएगी। कोशिका के आयतन में कमी आने का मतलब आप समझे, यानी कि कोशिका आपकी पचक जाएगी। कोशिका आपकी क्या होगी? पचक जाएगी, यही ना बोला जा रहा है। तो बताइए, मैंने आपको नहीं बताया क्या? मैंने आपको तीनों बताया, समपराशरणी और अतिपराशरी और अल्पपराशरी। तो किसमें कोशिका पचक जाती है, या कोशिका के बदले यहाँ पर किशमिश रख ली तो किशमिश की कोशिका किसमें पचक जाएगी? तो मैंने आपको बताया अच्छे तरीके से कि अगर आप अतिपराशरी यानी कि हाइपरटोनिक विलयन में रखते हैं कोशिका को, तो कोशिका से क्या होगा? सारा जल निकल के आपका विलयन में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा? विलयन में चला जाएगा। कोशिका का पानी सूख जाएगा, यानी कि कोशिका पचक जाएगी, उसका आयतन में कमी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। अच्छा, किसमें कोशिका डालने पर कोशिका फूल जाएगी? तो अल्प पराशरणी में कोशिका फूल जाती है। सम पराशरी में आपका क्या होता है? सम पराशरी में यानी कि कोशिका ना ही फूलती है ना ही पचकती है, क्योंकि कोशिका का विलयन और जो जिस विलयन में उसको रखेंगे दोनों का विलयन क्या है? सांद्रता दोनों क्या है? समान है। समझ गए ना? तो किसी से भी अणु का प्रवाह यानी कि जल का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है ना? मैंने तीनों आपको बताया हुआ है। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर की अधिकांश कोशिकाएं विकास के लिए विभाजित होती है, डैश कहलाती है। मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? अरे बताया कि नहीं? अभी जस्ट बोले समसूत्री और अर्धसूत्री। समसूत्री मतलब जो कि मतलब सोमेटिक सेल। समसूत्री क्या होता है? सोमेटिक सेल के लिए जिम्मेवार है, मतलब दैहिक कोशिका वृद्धि विकास के लिए। तो वही तो पूछ रहा है, वृद्धि विकास के लिए। तो आपका क्या हो जाएगा? समसूत्री विभाजन। अगर जनक कोशिका बोलता है, युग्मक से संबंधित कुछ रहता है तो अर्धसूत्री होता है। डैश एक यूकेरियोटिक कोशिका के कोशिका द्रव का दो संतति कोशिकाओं में विभाजन। अच्छा, ये तो रिपीटेड हो गया है ना। इसको देखते हैं। खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि RER, अभी जस्ट देखें इसके बारे में। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी में खुरदरी दिखाई देती है। इसकी सतह पर निम्नलिखित में से किस कोशिकाओं के जुड़े होने से ऐसा दिखाई देता है? तो जस्ट मैंने बताया कि राइबोसोम की उपस्थिति कारण जो आपका है, राइबोसोम की उपस्थिति कारण आपका ऐसे ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, केंद्रक बीच में रहता है। इसके आसपास आपको जो है, आसपास आपको जो देखने को मिलता है, क्या आसपास आपको देखने को मिलता है? इस तरह से आपका ER दिखता है। और ER ये दो तरह का होता है, जिसके ऊपर आपका जो है, जिसके ऊपर समझिए, जिसके ऊपर आपका कुछ ऐसा रहेगा दाना दाना, तो वो आपका राइबोसोम हो जाएगा। और जिसके ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा तो वो SER इन स्मूथ वाला होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? राइबोसोम हो जाएगा। ठीक है, उच्च सांद्रता वाले स्थान से, ये भी रिपीटेड है। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? सभी पादपों और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। यानी कि कोशिका सिद्धांत बोल रहा है, सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी किसने दिया है? सेल थ्योरी आपका दिया है, किसने दिया? आप सभी को पता है, स्लाइडेन और सोहन ने। स्लाइडेन और सोहन ने सेल थ्योरी दिया है, जिसका मतलब क्या होता है कि सभी जो आपके पादप और जंतु हैं वो कोशिकाओं से बने होते हैं। ठीक है ना, और कोशिका जीवन की मूल इकाई है। इसमें तो कुछ कहने के लायक है नहीं, मतलब सिंपल था क्वेश्चन। कोशिका अंगक का कौन सा घटक मुख्य रूप से पैकेजिंग, अच्छा ये भी रिपीटेड है, ये भी रिपीटेड है। अच्छा, यहाँ देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोश के घटक अधिकांश परागकेंद्रियों में मौजूद नहीं होता? परागकेंद्रिक मतलब क्या है? प्रोकैरियोट्स। कह रहा कि प्रोकैरियोट्स में मौजूद नहीं होता है, तो कौन सा है? जरा आप दिमाग लगाइए। कोशिका द्रव तो भाई होगा ही होगा। कोशिका भित्ति भी आपको जीवाणु में होता है, क्योंकि जीवाणु परागकेंद्रीय होता है ना। राइबोसोम भी होता है। केंद्रक झिल्ली उसमें नहीं होगा। केंद्रक झिल्ली जो आपका नहीं होगा भाई, केंद्रक ही अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं तो केंद्रक झिल्ली कहाँ से होगी? ठीक है। कशेरुकी की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो मैंने बताया था कि कशेरुकी का मतलब क्या आ गया? जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उसे कशेरुकी कहते हैं। जैसे हम लोग में रीढ़ की हड्डी पाई जाती है ना पीछे, तो हम लोग कशेरुकी हो गए, वर्टिब्रेट हो गए। तो हम लोग की जो यकृत की कोशिकाएं होती है उसमें SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम द्वारा एक स्पेशल कार्य किया जाता है। वो कार्य क्या है कि जब आप कुछ भी मतलब ऐसे जहरीले पदार्थ खाते हैं तो उस जहरीले पदार्थ में यकृत की कोशिकाओं में क्या होता है? SER उसका जहर का प्रभाव खत्म करने का प्रयास करता है। वो विषाक्त है तो उसको अविषाक्त करने का प्रयास करता है। ठीक है ना। तो ये कौन करता है आपका, मतलब क्या कार्य है? औषधियों और विषों का निरावशीकरण। मतलब कुछ भी आप ऐसा खा ले जो कि जहरीला पदार्थ है, तो उसमें यकृत की कोशिकाओं में SER उसको डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करेगा ताकि जहर का असर कम। किसी ने जहर खा लिया तो जहर खा लिया तो भाई देखते होंगे कि हल्का सा जहर खाता तो जल्दी नहीं मरता है कोई। ठीक है ना। क्योंकि इसमें कौन हेल्प करता है आपका? यकृत की कोशिकाओं में SER उसको डिटॉक्सिफाई करने का प्रयास करता है। समझ रहे बात को ना? चलिए, इक्वेटोरियन प्लेट पर कोशिका के केंद्र में गुणसूत्रों का संरेखण
माइटोसिस के किस चरण का गठन करता है। मैंने बताया था ना कि इक्वेटोरियल प्लेट आपका जो माइटोसिस का मतलब क्या गया, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन का मैंने आपको मेटाफेज बताया था। मेटाफेज बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था सर। मेटाफेज में क्या होता है कि आपका जो ये गुणसूत्र होते हैं ये आपके कहाँ आ जाते हैं, ये आपके आ जाते हैं एकदम मध्य में आ जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। गुणसूत्र कहाँ आ जाते हैं, मध्य में आ जाते हैं। और आपके जो आपके सेंट्रोसोम है ये आपके ध्रुवों पर ही रहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका किस मेटाफेज में क्या होता है कि जो गुणसूत्र वो कहाँ जाते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट पर। तो ये मध्य में जो आ रहा है यहाँ, इसको बोला जाता है कि इक्वेटोरियल प्लेट यहाँ पर बन गया। अगर गुणसूत्र मध्य में आ जा रहा है तो इसको क्या बोला जाता है कि इक्वेटोरियल प्लेट बन जाता है। यहाँ पर इक्वेटोरियल प्लेट की अवस्था होती है। तो भाई मेटाफेज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, समझ गए ना। और यहाँ पर वास्तविक होता है, मतलब अच्छे से अध्ययन कर सकते हैं गुणसूत्र का, यहाँ पर ऐसी अवस्था होती है, ठीक है ना, वास्तविक दिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी गलत है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है। गलत पूछ रहा है ना, पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है, ये तो यही गलत है। पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में क्या छोटी रिक्तकाएं नहीं होती, बड़ी रिक्तकाएं होती है। रिक्तकाएं का मतलब हो गया वही हो गया आपका रसधानी वैक्यूल्स। मैंने बताया था ना कि पादप कोशिका जो है उसकी रसधानी बड़ी होती है, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होगी जंतु की तुलना में, क्योंकि भाई वो तो कहीं चल नहीं पाते हैं। पादप चल पाते हैं क्या कहीं, उसको प्यास लगेगा तो वो कहाँ जाएगा, हम लोग को प्यास लगेगा तो पानी जाके पी लेंगे, या अन्य भी जो भी कार्य होंगे, ठीक है ना। तो यही कथन गलत है। पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है, लेकिन ये बोल रहा है कि गलत होती है। तो पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिका की तुलना में छोटी रिक्तकाएं पाई जाती है, ये गलत है, ये गलत है, बड़ी होती है, ठीक है ना। बाकी और सारे सही होंगे। पादप कोशिका सामान्यतः जंतु कोशिका से बड़ी होती है, बिल्कुल सही बात है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाए जाते, बिल्कुल सही बात है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु में नहीं पाई जाती, ये भी सही बात है। तो गलत पूछ रहा था, गलत ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। अर्धसूत्रण मतलब वही अर्धसूत्री विभाजन के बारे में पूछ रहा है, तो गलत पूछ रहा है। अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, बिल्कुल सही बात है। अर्धसूत्रण कितने चरणों में होता है, 2 चरणों में होता है। ये तो मैंने आपको अच्छे से बता दिया, बिल्कुल ये होता है, ठीक है ना। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी होती है, गलत बात है। ये आपका क्या है, गलत, 2 गुनी नहीं होती है, ठीक है ना। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशिकाओं के जीन परिणामी जीन कोशिकाओं में मिश्रित हो जाते हैं। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोषों के जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाती है, तो होगा ही होगा, ठीक है ना। जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मन के उत्पादन के लिए होता है, बिल्कुल सही बात है। तो गलत पूछ रहा है ना, गलत आपका जो ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोषों में गुणसूत्र की संख्या 2 गुनी हो जाती नहीं है, 4 गुनी हो जाती है, मतलब सॉरी 4 गुनी कह रहा हूँ, आधी हो जाती है। अगर मान चलिए 46 गुणसूत्र है तो पुत्री कोशिका जो होती है उसमें 23 होती है, कितना होती है, 23 होती है, तो आधी हो जा रही है ना, ये 2 गुनी बोल रहा है, तो गलत बात है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, वही बात है, किस प्रकार के, समसूत्रण। समसूत्रण से क्या होगा, शरीर की कोशिकाएं, जैसे हाथ की कोशिका टूट गई तो वहाँ पर हाथ की कोशिका इस माइटोसिस विभाजन से यानी कि समसूत्री विभाजन से उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है। प्राकेंद्रिक कोशिका यानी प्रोकैरियोटिक सेल की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है। दिए गए विकल्पों में से गलत विकल्प का चयन यानी कि गलत पूछ रहा है, तो गलत क्या होगा इसमें, अभी बताइए। गलत इसमें क्या होगा, झिल्लीबंद कोशिकाओं की मौजूदगी, तो यही गलत है, गलत ना पूछ रहा है। झिल्लीबंद कोशिकाओं का मौजूदगी कैसे हो जाएगा भाई, झिल्लीबंद कोई अंग ही उसमें नहीं है, तो यही गलत हो जाएगा। बाकी अत्यधिक छोटा आकार, बिल्कुल, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो बहुत छोटे आकार के होते हैं। एकल गुणसूत्र, बिल्कुल सही है। इसका नाभि के क्षेत्र केंद्र का आप कहलाता है, बिल्कुल सही है। तो गलत पूछ रहा, तो गलत यही है, ठीक है। कह रहा है कि अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य आपका क्या है, वृद्धि करना, मरम्मत करना, गुणसूत्र संख्या आदि करना, ऊर्जा उत्पादन। देखिए यहाँ पर पहले आंसर एक्चुअली हमने अच्छे से इसको मिटाया नहीं था, तो कोई बात नहीं, आप जानते हैं अच्छे से, आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ थ्योरी में, तो बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। तो अर्धसूत्री विभाजन का मुख्य उद्देश्य क्या है, गुणसूत्र की संख्या आदि करना, समझ गए ना। चलिए, कोशिका चक्र सेल साइकिल का सबसे लंबा चरण कौन सा है। कोशिका चक्र का मतलब क्या, वही जिसमें कोशिका विभाजन की सारी प्रक्रियाएं होती है उसे कोशिका चक्र कहते हैं। तो कोशिका चक्र का सबसे लंबा चरण कौन सा होता है, मैंने बताया था कि इंटरफेज, अंतरावस्था, कि इसमें ही आपका 90 से 95% कार्य आपका हो जाता है। 90 से 95% कार्य आपका इंटरफेज आपका अंतरावस्था में ही हो जाता है, ठीक है।
माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन में आनुवंशिक विविधता क्यों नहीं होती है। आनुवंशिक विविधता कहने का मतलब हो गया कि जैसे मान चलिए कि हम मेरा शकल जो किस में मैच करेगा, मेरे मम्मी पापा में मैच करेगा, तो हमारे में आनुवंशिक विविधता है। अच्छी बताइए, क्या मेरा शकल जो है मेरे मम्मी पापा में 100% मैच खाता है क्या? 100% मैच नहीं खाएगा। तो 100% मैच क्यों नहीं खा रहा है भाई? 100% मैच क्यों नहीं खा रहा? क्यों मैं जो है या आप अपने माता पिता की तरह पूरी तरह से सेम नहीं दिखते? इसका कारण है आनुवंशिक विविधता। और आनुवंशिक विविधता क्रोमोसोम में क्रॉसिंग ओवर के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? इससे जीन में परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी माता पिता से बच्चों में जो आएगा थोड़ा सा जीन परिवर्तन होकर आएगा, जिससे आनुवंशिक विविधता आ जाएगी। थोड़े से आप क्या होंगे, थोड़े से नहीं, बहुत मतलब बहुत आप क्या करते, बहुत जो आप है अपने माता पिता से अलग दिखते हैं। इसका कारण क्या है? क्रॉसिंग ओवर। समझ गए ना? तो आंसर हो जाएगा इसका क्रॉसिंग ओवर नहीं होने के कारण जो है माइटोसिस में आनुवंशिक विविधता नहीं होती है। ठीक है ना? आंसर हो जाएगा ए। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है, यानी कवरिंग, जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है। तो मैंने बताया था कि ये हो गई कोशिका, और कोशिका के चारों तरफ क्या होती है? कोशिका झिल्ली होती है। यही कोशिका झिल्ली क्या करती है कि जो बाहरी मान चलिए यहाँ पर बाहर कुछ भी है, यहाँ पर कुछ भी है, इसको मान चलिए कोशिका के अंदर आना है, या कोशिका के अंदर कुछ भी है इसको बाहर जाना है, तो ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब डिसाइड करता है आपका कोशिका झिल्ली, या इसको एक और नाम क्या? प्लाज्मा झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली कोशिका को बाहरी वातावरणों से अलग रखता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? प्लाज्मा झिल्ली को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और ये किसकी बनी होती है? लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन है? अब पशु बोल रहा था मतलब जंतु, तो जंतु की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? इसमें न्यूरॉन होती है। ठीक है ना? तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस आपको लगभग जितने भी मतलब कोशिका से थे अच्छे क्वेश्चन, वैसे बहुत इजी क्वेश्चन है। अब कोशिका खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, ये सब कराने से कोई फायदा नहीं है। ठीक है ना? तो अच्छे जो क्वेश्चन थे मैंने आपको कराए, और आप कमेंट में हमें जरूर बताएंगे आपका कितना सही हुआ है। ठीक है ना?